अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचि और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए बाजरा की नई किस्म। अदरक की अधिक पैदावार देने वाली प्रजातियों और उन्नत बुवाई तकनीक। ताजा फल एवं सब्जियों के लिए पोषाहार वाटिका एक अच्छा विकल्प। हरियाणा प्रदेश में खरीफ मौसम में बाजरा की खेती बड़े एरिया में की जाती है और इसी को ध्यान में रखते हुए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने बाजरे की एक नई किस्म HHB 272 इजाद की है, जो कि कम समय में पककर तैयार हो जाती है और इसके अलावा इसे उन इलाकों में भी उगाया जा सकता है जहां सिंचाई के संसाधन काफी कम है। तो आइए जानते हैं इस किस्म की विशेषताओं के बारे में HAU के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र मलिक से। अपने प्रदेश में कृषि एवं कृषि से जुड़े सह व्यवसायों से लगभग 70% लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें खाद्यान्न फसलों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, जिनमें प्रमुख रूप से बाजरा, धान, मक्का आदि प्रमुख खरीफ फसलें शामिल हैं। और अपने प्रदेश में इन खाद्यान्न फसलों से लगभग 40 से 45 लाख टन का उत्पादन भी प्राप्त होता है। जब हम बात बाजरा की करते हैं तो इस फसल का उत्पादन अपने प्रदेश में दाने तथा चारे दोनों के लिए किया जाता है, जिसकी सिंचाई के लिए हमें अक्सर वर्षा जल पर निर्भर रहना पड़ता है। परंतु आजकल जलवायु के बदलते मिजाज को देखते हुए किसानों को इससे कम उपज की प्राप्ति होती है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने बाजरा की नई संकर किस्म HHB 272 इजाद की है, जिसको कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में सुगमता पूर्वक उगाकर अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही यह किस्म बाजरा में होने वाले रोगों के प्रति रोगरोधी भी है और इसकी उपज सामान्य किस्मों से काफी अधिक है। तो आइए जानते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। अब जो ये HHB 272 जो नई किस्म आई है, ये कम समय में पकने वाली दानों के लिए, दानों की पैदावार इसमें हमारी जो HHB 67 है इससे 30% ज्यादा है। इसकी औसत पैदावार 37 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और इसका जो पोटेंशियल कह सकते हैं, क्षमता जो होती है, वो 44.8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ये 68 से 72 दिन में पक के तैयार हो जाती है। ये जो हाइब्रिड बनाया गया है, ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए बनाया गया है, ऐसे क्षेत्रों के लिए बनाया गया है जहां 400 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। इसमें हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के क्षेत्र आते हैं। जो ये नया हाइब्रिड डेवलप किया गया है, इसकी हाइट जो लंबाई है लगभग 150 से लेके 175 सेंटीमीटर है। ये कम समय में पकने वाली जोगिया रोग और सभी मुख्य बीमारियों से रेसिस्टेंट वैरायटी है, हाइब्रिड है। इसकी कड़वी जो है, इसके सूखे चारे की पैदावार 101 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।
इसमें हाई प्रोटीन है, प्रोटीन भी इसमें ज़्यादा है। ये एक तरह से वरदान साबित होगी कि इसकी 30% ज़्यादा पैदावार है हमारी जो मील का पत्थर हम जिसको कहते हैं शंकर किस्म, और इसमें सभी रोगों से लड़ने की क्षमता है। हमारे हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में बहुत से किसान भाई अदरक की खेती करते हैं और जो किसान इस समय अदरक की बुवाई करने वाले हैं तो वह इस समय इसकी अधिक पैदावार देने वाली प्रजातियों का चयन करके किस तरह करे वैज्ञानिक तकनीक से बुवाई, जिससे उन्हें आगे चलकर अधिक और अच्छी क्वालिटी की पैदावार मिल सके। तो इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं एक कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह। किसान भाइयों, यदि आप अदरक की खेती करना चाहते हैं तो अदरक की खेती करने का ये उचित समय है। अदरक की खेती उन स्थानों पे आराम से की जा सकती है जहाँ पे कि मिट्टी भुरभुरी और दोमट है। इसके अलावा उसका जो पीएच मान है वो करीब 5 से लेकर 7 पीएच मान है, वहाँ पर आप इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन इसकी जहाँ भी खेती करें, जहाँ पे भी आप अपने खेत का चुनाव कर रहे हैं, वहाँ पर ये ध्यान रखें कि पानी कभी भी रुकने की स्थिति में नहीं हो, यानी कि जो जल निकास की व्यवस्था हो अच्छी हो, क्योंकि अगर पानी रुकता है तो उससे जो प्रकंद है उसके वो सड़ते हैं। अदरक की फसल से अधिक पैदावार लेने में भूमि की तैयारी की एक विशेष भूमिका रहती है। यदि हमारे किसान भाई ठीक तरह से खेत को तैयार नहीं करते हैं तो बीज का अंकुरण सही तरह से नहीं हो पाता है, जिसके चलते उपज में भारी गिरावट देखने को मिलती है। अतः किसान भाई किस तरह से अपने खेत की तैयारी करें और उर्वरकों का प्रयोग करें, आइए जानते हैं। खेत की तैयारी के लिए किसान भाइयों आपको चाहिए कि आप बुआई से पहले उस क्षेत्र में करीब 20 से लेकर 25 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सड़ी की हुई गोबर की खाद मिलाएं। इसके अलावा जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो करीब 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगती है। इसकी आधी मात्रा आप बुआई से पहले मिला दें। इसके अलावा पोटास और फास्फोरस की करीब 70 से लेकर 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इसको मिला दें बुआई से पहले। खेत को अच्छी तरह से जुताई कर लें। करीब 30 सेंटीमीटर तक खेत की जुताई करें, क्योंकि जो इसके प्रकंद होते हैं वो नीचे बनते हैं और उसके लिए इसको जगह की आवश्यकता होती है, इसलिए मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। अदरक की फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए आपको इसकी उन्नत प्रजातियों का चुनाव करना होगा, तभी आपको आगे चलकर इससे आशातीत उपज की प्राप्ति हो पाएगी। तो किसान भाई, अदरक की फसल की बुआई के लिए आप कौन कौन सी उन्नत प्रजातियों का चयन करें और इसकी बुआई करने से पहले और बुआई करने के बाद आप कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं को अमल में लाएं, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, बुआई के लिए आप अपने प्रकंदों को छांट लें और प्रकंद जो आप छांटेंगे उसमें ये ध्यान रखें कि उसका जो आकार होना चाहिए वो करीब 15 से 20 ग्राम का होना चाहिए और उसका जो लंबाई होनी चाहिए वो करीब 5 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। और ये ध्यान रखें कि हर प्रकंद में जो है एक स्प्राउट होना चाहिए जिसमें से वो पौधा निकलता है। तो इस तरह से आप बीज लेते हैं तो करीब 15 से 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार की किस्में उपलब्ध हैं, जिसमें से एक तो रियो डी जेनेरो जो बाहर की वैरायटी है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सुप्रभा है, सुरभि है, वरन है, इस तरह की बहुत सी वैरायटियां बाज़ार में उपलब्ध हैं और आप इसको आसानी से ले सकते हैं। जो भी वैरायटी आप लेते हैं वो उसको आप लगाने से पहले प्रकंदों को उपचारित करने के लिए आप कुछ दवाएं बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हैं, जिसमें कि डाइथेनम 45 है, इसके अलावा बेबेस्टिन है। कोई भी एक दवा ले लीजिए, करीब 2.5 ग्राम का घोल प्रति लीटर के हिसाब से बनाकर इसको डुबो लीजिए और करीब 20 से 30 मिनट के लिए आप जो है इसको भिगो के और निकाल के छांव में सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इसकी बुआई करिए। बुआई के समय जैसा मैंने पहले बताया कि पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी जो है वो करीब 40 से 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो प्रकंदों की दूरी है वो 15 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस तरह से बुआई करने के बाद प्रकंदों को मिट्टी से ढक दें। अगर पलिवार की उपलब्धता है
जिसमें कि आप गन्ने का पलवार ले सकते हैं या मटर का पलवार ले सकते हैं या और कोई घास फूस ले सकते हैं। उसकी मोटी तह आप जो है उस ज़मीन पे बिछा दें। इतनी मोटी तह होनी चाहिए कि उसके अंदर रोशनी ना जाए, क्योंकि प्रकंदों पे रोशनी जाती है तो उससे उसके जमाव पे प्रभाव पड़ता है और आपको ध्यान रखना है कि जो जमाव है वो तेज़ी से हो। पलवार का जो और फ़ायदा है वो ये है कि इसके अंदर जो नमी बनी रहती है वो लंबे समय तक बनी रहती है और जो एक गर्मी निकलती है वो प्रकंदों के जमाव के लिए आवश्यक होती है। इसमें भी अगर आप खरपतवार नियंत्रण करना चाहते हैं तो उसके लिए पेंडिमेथ्रिन नाम की दवा बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है। इसका उपयोग बुआई के समय करें और करीब 3 ml 1 लीटर में डाल के इसकी छिड़काव कर दें। इससे जो आपके 30 से 35 दिन के खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। उसके बाद अगर कोई खरपतवार आता है तो आप खुरपी द्वारा इसको नियंत्रित कर सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। देश में बढ़ती जनसंख्या एवं कम होती जमीन के कारण दिन प्रतिदिन ताजे फल और सब्जियों की भारी कमी भी होती जा रही है और शहरों के आसपास में तो ये समस्या कुछ ज्यादा ही देखने में आती है तथा जो फल सब्जियां बाजार में मिलती भी हैं वे काफी महंगे दामों पर मिलती हैं। साथ ही साथ इन फल सब्जियों में कई तरह के जहरीले कीटनाशकों के प्रयोग के कारण मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव देखने को भी मिल रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि इस समस्या का कोई समाधान है। जी हाँ, यदि आप अपने घर के आसपास खाली जगह में फल और सब्जियों की खेती करते हैं तो इन सभी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो किस प्रकार से लगाएं पोषाहार वाटिका, इस बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर रागिनी रन्नावत। आज हम पोषक वाटिका यानी शहरों में जैसे किचन गार्डन कहते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमें पोषक वाटिका की ज़रूरत क्यों है। आज के समय में जहां बाज़ार में हमें ऐसी सब्जियां मिलती हैं जो रसायन से भरी हुई हैं, जिसमें दवाइयों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, साथ ही उनकी कीमतें जो हैं वो आसमान छू रही हैं और हर बार हम ताज़ी सब्जियां भी नहीं ला पाते। जो किसान भाई अपने स्तर पर पोषक आहार वाटिका लगाना चाहते हैं वे किस प्रकार से लगाएं इस पोषक आहार वाटिका को, ताकि आपके अपने परिवार के लिए ताज़ी सब्जियां प्राप्त हो सके। पोषक वाटिका एक ऐसी संकल्पना है जिसमें आप अपने घर के आसपास खाली बची जगह में परिवार की खपत के हिसाब से कई किस्म की सब्जियां लगा सकते हैं, जिससे आपको रसायन मुक्त स्वस्थ और ताज़ी सब्जियां मिल जाती हैं, वो भी कम समय में, कम खपत में और थोड़ी सी मेहनत करने पर। पोषक वाटिका जहां आप लगाएं अपने घर के आसपास तो ध्यान रखें कि ऐसी जगह का चयन करें कि वहां पर धूप 5 से 6 घंटे बराबर आती रहे हमेशा। अगर सब्जियों का चुनाव कर रहे हैं तो जगह ऐसी देखें कि दक्षिण की तरफ आप छोटे आकार के यानी कम लंबाई के पौधे लगाएं और उत्तर की तरफ आप ऊंची लंबाई, ज़्यादा लंबाई वाले या फिर बड़े फलदार पौधे लगाएं, ताकि जब धूप आए तो जो आगे की तरफ, दक्षिण की तरफ के जो पौधे हैं उनकी छाया से पीछे वाले पौधों के विकास पर बुरा प्रभाव ना पड़े। जब आप पोषक वाटिका लगाना शुरू करें तब सबसे पहले ये ध्यान कर लें कि हमें सबसे पहले क्यारियों की बनावट से शुरू करना है। क्यारियाँ जो हैं वो 2 फुट से ज़्यादा चौड़ी ना बनाएं। 2 फुट से ज़्यादा चौड़ी अगर आप क्यारी बनाएंगे तो हर पौधे पर आपकी निराई गुड़ाई आदि प्रक्रिया के लिए हर पौधे तक आपकी पहुंच नहीं जा पाएगी, इसलिए क्यारी 2 फुट से ज़्यादा चौड़ी ना बनाएं। इसके बाद अब आपको इस पोषक आहार वाटिका में कौन कौन सी खाद्य मिलानी है तथा कितनी मात्रा में खाद का प्रयोग करें ताकि आप अच्छी सब्जी प्राप्त कर सकें। आप मिट्टी में ट्राइकोडर्मा नाम की एक मित्र फफूंद आती है, जिसे 5 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के क्षेत्रफल के हिसाब से आपको उपयोग में करना है। दूसरा है वर्मी कंपोस्ट यानी कि केंचुए की खाद, उसे आप प्रति किलो प्रति वर्ग मीटर के क्षेत्रफल के हिसाब से काम में लें। जब आप उससे 7 दिन पहले आप मिट्टी में ट्राइकोडर्मा और वर्मी कंपोस्ट मिलाकर
किसी छायादार जगह पर, नमी युक्त जगह पर आप उसे मिक्स करके यानी मिश्रण बना के रख लें। 7 दिन बाद आप उस मिट्टी को क्यारियों में फैलाकर फिर उसके अंदर पौध की रोपाई करें। अब बात करते हैं हम कौन सी सब्जियां चुन सकते हैं। सबसे पहले आप हरी पत्तेदार सब्जियों को अपनी पोषक वाटिका में ज़रूर लगाएं। इसके अलावा आप बैंगन, टमाटर, तुरई, लौकी, करेला, प्रोटीन के लिए फली वाली सब्जियां जैसे सेम की फली या फिर चवला, ये सब आप लगा सकते हैं। यदि आपकी पोषक वाटिका में या फिर गमलों में जो आपने सब्जी उत्पादन किया है उसमें अगर कीड़ों की दिक्कत हो जाए, कीट की दिक्कत हो जाए, तो कीटनाशकों का उपयोग से आप बचें। घरेलू ऐसे कई उपाय हैं जिससे आप मोइलों की या फिर आप वाइट फ्लाई यानी कि सफ़ेद मक्खी की जैसी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस पोषक आहार वाटिका में कई प्रकार के कीड़ों का भी प्रकोप होता है, तो कौन से हैं वे कीट एवं किस तरह से करें इनकी रोकथाम जिससे आपको अच्छी सब्जी प्राप्त हो। पहला तरीका यह है कि आप लहसुन का स्प्रे यानी गार्लिक स्प्रे करें। इसमें आप एक पूरी गांठ जो लहसुन की होती है उसे लेकर 2 कप पानी में मिलाकर मिक्सी में या फिर सिलबट्टे पर पीस लें। उसके बाद उस मिश्रण को आप 1 गैलन यानी कि तकरीबन 3.25 लीटर पानी में मिलाकर और फिर अपने पौधों पर स्प्रे करें। इससे मोइले की तकलीफ़ या फिर आपकी मकड़ी की या फिर वाइट फ्लाई की समस्या का निवारण हो जाएगा। दूसरा है बेकिंग सोडा स्प्रे का, जिसके अंदर घर पे जो खाने का सोडा जो उपलब्ध होता है उसे आप 1 बड़ा चम्मच 3.25 लीटर 1 गैलन पानी में मिलाकर फिर आप उसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड साबुन यानी कि जो हम बर्तन धोने का साबुन इस्तेमाल करते हैं उसे आप 1 चम्मच मिला लें और फिर आप अपने पौधों पर उसको स्प्रे कर सकते हैं। जब आप गमलों में सब्ज़ी लगा रहे हैं तो ध्यान रखें कि गमले का जो आकार है वो 15 इंच से छोटा ना हो। गमला भरते समय ये ध्यान रखें कि उसके अंदर छेद हो। छेद यानी कि जो अतिरिक्त पानी की निकासी के लिए हमें एक रास्ता देना ज़रूरी होता है, नहीं तो यदि गमले में पानी भरा हुआ रहेगा तो जड़ों की सड़न जैसी समस्या हो सकती है। गमला भरने के समय बराबर मात्रा में मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुओं की खाद मिलाएं और फिर गमले को भरें। गमला इतना खाली रखें यानी 1 इंच खाली रखें ताकि पानी जब भरें तो पानी के ठहरने की उसको जगह मिले। कृषि विज्ञान केंद्र में भी हम ग्रो बैग्स यानी कि UV स्टेबलाइज थैलियों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे हम उदयपुर में पोषक वाटिका या फिर कंटेनर गार्डनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे सकें। तो भाई और बहनों, यदि आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको कम लागत में स्वास्थ्यवर्धक ताज़ी सब्जियां मिलेंगी। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव कैथ, जिला पानीपत से सुभाष सिंह जी ने। यह खरीफ के मौसम में कौन सी फसल को ले सकते हैं, इस विषय पर जानकारी चाहते हैं। तो सुभाष सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। प्रदेश में वर्तमान समय में खरीफ की फसलों की बिजाई का समय चल रहा है। किसान भाइयों ने कुछ फसलों की बिजाई कर ली है, जबकि कुछ फसलों की बिजाई की जा रही है। ऐसे में जिन किसान भाइयों ने फसलों की बिजाई कर ली है, इसके बाद क्या क्या सावधानियां रखें और इसके अलावा जिन किसान भाई वर्तमान में फसलों की बिजाई कर रहे हैं, वे क्या क्या सावधानियां रखें ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके, इस बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महावीर सिंह। खरीफ सावनी में हिसार और इसके आसपास के इलाके में मुख्य रूप से फसलें जो हैं कपास, धान, ग्वार, बाजरा और मूंग। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महावीर सिंह ने बताया कि हरियाणा में खरीफ की फसलों में मुख्य रूप से कपास, ग्वार, मूंग, धान की बिजाई की जाती है और पिछले कुछ वर्षों से किसान भाइयों को कपास की फसलों से ज्यादा लाभ नहीं हो रहा है। ऐसे में किसान भाई अरहर की खेती कर अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
पिछले 3 साल से मुख्य फसल जो कपास है और ग्वार है वो काफी कमजोर हो रही है बीमारियों की वजह से। इसलिए इस बार किसानों का रुझान अरहर की बिजाई की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है। वर्तमान समय में अरहर की बिजाई का उपयुक्त समय चल रहा है। ऐसे में किसान भाई अरहर की खेती करते समय कौन सा बीज 1 एकड़ में कितनी मात्रा में प्रयोग करें, आइए जानते हैं। अरहर की फसल की जो 2 मुख्य किस्में हैं यहाँ पे जो बीजी जा सकती हैं, मानक और यूपीएस 120। इसमें से भी मानक बेहतर है क्योंकि कम समय में पकती है, गिरती नहीं है, ऊंचाई इसकी मध्यम है और पैदावार में सबसे ज्यादा इसकी औसत है। ये 7.5 क्विंटल प्रति एकड़ तक की भी पैदावार इसकी ली जा सकती है। 5 से 6 किलो बीज प्रति एकड़ इसका जरूरी डालना चाहिए। किसान जैसा देखने में आ रहा है बीज काफी कम डाल रहे हैं। अच्छी जमीनों में 5 किलो और हल्की जमीनों में जिनमें खारे पानी का इस्तेमाल हुआ है 6 किलो बीज कम से कम डालना चाहिए। इसकी बिजाई का सही समय अब शुरू हो चुका है और आने वाले 3-4 हफ्ते तक अरहर की बिजाई का समय रहेगा। अरहर में ज्यादा मात्रा में खाद की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये हवा में से खाद इकट्ठा करके जमीन में डालता है क्योंकि इसकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। इसमें ज्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं है। सिंचाई इसमें एक सिंचाई करके बीज रहे हैं आप, उसके बाद 35-40 दिन में एक पानी और फूल आने के समय पानी की सिंचाई की इसमें सबसे ज्यादा जरूरत है। और इसमें रस चूसक कीटों का हमला भी न के बराबर होता है और सुंडी इसमें कभी कभार जब फलियां आती हैं तो आ जाती हैं। उस समय पे हम इसमें ट्रेसर का, कोरोजन का और अगर स्पोडेप्टेरा सांठी वाली सुंडी है तो रिवोन का स्प्रे कर सकते हैं। प्रदेश में कुछ किसानों ने कपास की अगेती बिजाई की है। ऐसे में उगाई हुई पौध की देखभाल कैसे करें, इस बारे में डॉक्टर महावीर सिंह ने बताया। अब चूंकि बिजाई लगभग कंप्लीट हो चुकी है तो छोटी फसल पे भी सफेद मक्खी का हमला हो सकता है और कई जगह से ऐसा सुनने में भी आ रहा है, किसानों की रिपोर्टें आ रही हैं। तो अब उस पे आप छोटी फसल पे किसी भी कीटनाशक का छिड़काव ना करें, बल्कि आपको ध्यान से देखना चाहिए कि हमला है भी कि नहीं है तो कितना है। ये जो नरमे का ग्वार का नुकसान हुआ है ये सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि हमारे किसान भाइयों को आर्थिक कगार देखना नहीं आता और बगैर आर्थिक कगार आए कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं जिससे स्थिति खराब होती है। अब की बार कपास में, ग्वार में ऐसा ना करें। कपास में सिंचाई की आवश्यकता पड़ सकती है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, फिर भी बगैर जरूरत के सिंचाई नहीं करनी चाहिए। सिंचाई की जरूरत देखने का ये सबसे बढ़िया तरीका है कि हम कपास की फसल का निरीक्षण सुबह 6 बजे करें। अगर सुबह भी वो अलसाती है तो इसका मतलब सोका है, हमें पानी लगाना चाहिए। खरीफ की अन्य फसल गवार की खेती के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर महावीर सिंह ने बताया कि प्रदेश के किसान भाई कम पानी की फसल गवार की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। गवार की बिजाई का समय जून के दूसरे सप्ताह से शुरू होगा और गवार भी बढ़िया फसल है अगर हम इसमें बीमारियों की रोकथाम कर पाए। 4 से 5 किलो बीज अच्छी और हल्की जमीनों के हिसाब से डालना चाहिए और इसमें जो सबसे बढ़िया किस्म है वो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निकाली गई किस्म 220 है जिसमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता सबसे ज्यादा है। ग्वार में रस चूसक कीड़ों का भी और फफूंदी वाली और बैक्टीरिया वाली बीमारियों का भी पूरा हमला होता है, इसलिए हमें बीजोपचार करके बीज बीजना चाहिए जिसमें बेरिस्टीन है और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है। और बाद में भी बीमारी आने के समय पे अगर आर्थिक कगार आता है तो 6 पुड़िया स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जिसमें के साइक्लिन जो भारत सरकार का ब्रांड है वो इस्तेमाल करना चाहिए और इसमें 250 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और मैलाथियान के अलावा किसी भी कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रदेश के जिन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी की अच्छी मात्रा मौजूद है वहां किसान भाई धान की खेती कर सकते हैं।
ऐसे में किसान भाई किस समय कौन से किस्म के धान की रोपाई करें और क्या क्या सावधानियां रखें, आइए जानते हैं। धान उन क्षेत्रों में हो रहा है जहां पानी की अच्छी सुविधा है, नहर का पानी खूब आता है और नीचे का पानी भी मीठा है, वहाँ पर हमारे यहाँ खेती होती है। मुख्यतः 11-21 की फसल उगाई जाती है जो कि बासमती है, और 1509 भी पिछले साल बासमती की किस्म उगाई गई थी। लेकिन इस बार हमारी सलाह है किसान भाइयों को कि 1509 की बिजाई ना करें, इसकी पनीरी ना डालें, क्योंकि अभी पनीरी डालने का समय बस शुरू होने वाला है हफ्ते 2 हफ्ते में। तो 1509 की बिक्री में बहुत दिक्कतें हैं और उनको भाव वैसा नहीं मिलेगा। पिछले साल भी भाव बहुत कम रहा था उसका, तो इसलिए 11-21 की ही बिजाई करें। और बिजाई का समय जितना पीछे खींचेंगे उतना फायदा रहेगा, क्योंकि मॉनसून आने पे अगर हम रोपाई करने लगते हैं धान की तो हमारा तेल का, डीजल का खर्चा बचता है। और धान में मुख्यतः ज़्यादा खाद का इस्तेमाल ना करें। हम लोगों ने पिछली बार अपने प्रयोग में ये देखा है कि जिन किसानों ने 45 दिन रोपाई के 45 दिन बाद भी यूरिया खाद का इस्तेमाल किया है, उनकी फसलों में बीमारियां ज़्यादा आई हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बारिश के मौसम में पशुओं में होने वाले रोगों से बचाव, शक्ति चलित चाफ कटर की विशेषताएं व उपयोगिता। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पप्रद है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatar.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-1084-599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।